हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम ट्राइंगल जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, उसकी कुछ जनरल टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एक जनरल दो चीज़ों पे डिफरेंस दिखाने के लिए किया गया है कि किस प्रकार से हम ये ज्ञात कर पाएँ कि कोई भी जो ट्राइंगल होते हैं वो सर्वांगसम कब होंगे और समरूप कब होंगे। तो ये हमारे 9th और 10th की क्लास में जो सर्वांग समता का टॉपिक है उस पर आधारित है और समरूपता जो क्लास 10th में उस पर आधारित है। वैसे तो 11th 12th में भी हम इसमें कुछ सवाल हमें कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्राइंगल में किस प्रकार से हम इनके बारे में बात करें। सबसे पहले जो हमारा 9th का टॉपिक है हम उसको लेकर के चल रहे हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल दिया हुआ है कि ये क्या होते हैं। जब दो त्रिभुजों की सारी भुजाएं और कोणों की माप समान होती है। अब यहाँ पे त्रिभुजों के लिए कहा गया, परंतु जब हम सर्वांगसम की बात करते हैं तो कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, कोई भी चीजें हो सकती हैं कि त्रिभुजी ना होकर के कोई और चीज हो सकती है। तो सर्वांगसम तब जब होंगी जब उनकी सारी भुजाएं और सभी कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जब ऐसा होता है तो एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज पर अध्यारोपित करने पर पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से पूर्णतः ढक जाता है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो कहा जा रहा है कि जब सर्वांगसम होगी कोई भी आकृति तो एक के ऊपर एक रखने पर वो एक दूसरे को क्या कर देगा, पूर्ण रूप से ढक देगा। तो इसके कई उदाहरण हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि कैसे करके कोई भी, अब जैसे हमारे पास एक कॉपी के पेज भी हैं तो ये भी हमारे पास क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी जो लंबाई चौड़ाई और बीच के एंगल है वो क्या है, पूरे के पूरे बराबर है। तो इसको कुछ और हद तक जरा सा आसानी से समझाने के लिए मैंने कुछ चीज़ों का प्रयोग किया है। आप देखिए उनको क्या है। देखिए हम दो तीन चीज़ें यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे, जिसमें आप समझें कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे रखनी है। अब देखिए ये जो दोनों के दोनों डाइस हैं आपको दिख रहे हैं, एक डाइस ये और एक डाइस ये दोनों के दोनों डाइस क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि इसको हम एक के ऊपर एक रख दें तो नीचे वाला क्या हो जाता है, बिल्कुल ढक जाता है। इसी प्रकार से मैंने दो स्क्रू के वो ले रखे हैं पार्ट, तो इन दोनों को भी देखें, इनकी जो बीच की गोलाई ऊपर की ऊंचाई ये सभी के सभी समान है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम, जिसको हम कह रहे हैं। इसी प्रकार से दो ये छोटी छोटी सी रॉड ले रखी हैं, आप देखें तो इनकी ये आप देख सकते हैं इक्वल लेंथ के हैं, इनकी जो मोटाई है वो भी बराबर है। तो ये सर्वांगसम आकृतियां हैं सारी की सारी। और जो आपने कभी हमेशा देखी हैं स्केल, अभी स्केल देख सकते हैं आप, ये दो अलग अलग स्केल है, पर यदि मैं एक के ऊपर एक रखता हूं तो आप देख सकते हैं कि दूसरी वाली स्केल का हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी स्केल कौन सी है, एक ही स्केल है या अलग अलग स्केल है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो सर्वांगसम कहलाती हैं। और सर्वांगसम का जो सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है सभी प्रकार से बराबर, अर्थात उनकी हर स्थिति में हमें वो बराबर दिखनी चाहिए। उन्हीं आकृतियों को हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम आकृतियां कहेंगे। अब इसके लिए दो प्रतिबंध होते हैं सर्वांगसम होने के लिए, कि पहला प्रतिबंध तो होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहला त्रिभुज की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर हों। अब ये दो त्रिभुज ए बी सी, एक और एक पी क्यू आर लिया हुआ है, जिसमें ये भुजा इसके बराबर ले रखी है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है। तो उस स्थिति में जब सर्वांगसम होंगे तो इनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। जैसे ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और सी ए बराबर आर पी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कंडीशन, दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि पहले त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर हो। कहने का मतलब कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो, ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो, और ये जो आपके पास कोण दिख रहा है ये इस कोण के बराबर हो। कोण ए बराबर पी, कोण बी बराबर क्यू और कोण सी बराबर आर। तो ये दो प्रतिबंध है, यदि दोनों प्रतिबंधों को फुलफिल करता है तो वो आकृतियां सर्वांगसमता के नियमों का पालन करेंगी और वो आकृतियां क्या होंगी, सर्वांगसम आकृतियां होंगी। अब इनको सर्वांगसम दिखाने के लिए इसके लिए एक जो साइन होता है, एक ये बराबर का चिन्ह है और उसके ऊपर से एक ये इस प्रकार से लहराती हुई एक और रेखा की जाती है सर्वांगसम होने के लिए। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उसको आप समझ लीजिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, कि जब हम सर्वांगसम किन्हीं दो आकृतियों को दिखाते हैं तो उस स्थिति में यदि हमने त्रिभुज ए बी सी लिया हुआ है तो जो शीर्ष हमने पहले लिया हुआ है दूसरे की तुलना में जो उस जगह पे है उसी को हम लेंगे। जैसे ए की जगह में यहां पे कौन सा है, पी, तो हमने ए की जगह में पी लिया है। बी की जगह में यहां पे कौन है, क्यू, तो यहां पे हमने क्यू लिया है। और सी की जगह में यहां पे क्या है, आर, तो यहां पे हमने आर लिया है। यदि ए की जगह में क्यू होता तो हम शुरुआत क्यू से करते। क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार से जब हम दोनों को सर्वांगसम दिखा रहे हैं तो सर्वांगसम दिखाते समय उनके जो बिंदु हैं वो भी एक जैसे रूप में लिखने हैं, तभी वो सर्वांगसम हो गया। अन्यथा वो सर्वांगसमता के नियम, ये जो चिन्ह है वो पूरा का पूरा फुलफिल नहीं होगा। तो क्लियर हो गया कि सर्वांगसम आकृतियां मतलब सभी प्रकार से बराबर आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं।
अब इसकी कुछ नियम होते हैं, कुछ कसौटियाँ होती हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप इसको ध्यान से देखिए। पहली जो कसौटी है वो है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, मतलब भुजा मतलब साइड, एंगल साइड सर्वांग समता। यदि किसी दो त्रिभुजों के हम सर्वांग सम कहते हैं तो उसमें पहले त्रिभुज की भुजा, फिर कोण, फिर भुजा, दूसरे त्रिभुज के भी भुजा कोण भुजा के क्या हो बराबर हो तो वो सर्वांगसम क्या होंगे, एस ए एस सर्वांगसम होंगे। अर्थात भुजा कोण भुजा, बीच में यदि कोण आ रहा है तो कोण भी उनके बीच में ही दिखना चाहिए। दूसरा है कोण भुजा कोण सर्वांग समता, मतलब ए एस ए, तो ए एस ए मतलब यदि पहले त्रिभुज के कोण फिर भुजा फिर कोण, दूसरे त्रिभुज के कोण भुजा कोण के क्या हो बराबर हो तो वो भी ए एस ए सर्वांग समता के उसमें होगा, मतलब कोण भुजा कोण। यदि तीन चीज पता है तो तीन चीज हम उसमें मान लेंगे कि ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से तीसरा है भुजा 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 सर्वांग समता। यदि तीनों भुजाएं आपस में दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं से बराबर हैं तो वो भी क्या होगा, आपके पास सर्वांग सम होगा, और वो क्या होगा, एस 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 सर्वांग सम। और यहाँ पे कोण कोण भुजा ए एस। अब ए एस कहने का मतलब है कि यदि ये कोण और बाहर की कोई भुजा दूसरे त्रिभुज के इस कोण और बाहर की किसी भुजा के क्या हो बराबर हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, ए एस सर्वांग समता कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट जो हमने लिया हुआ इसमें समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, आर एच एस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर एच एस राइट हैंड साइड नहीं है, यहाँ पे आर फॉर है राइट एंगल, एच फॉर है हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और एस फॉर है साइड। ये समकोण त्रिभुज के लिए एक कंडीशन है कि समकोण त्रिभुज में इस प्रकार से यदि हम बात करें कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के क्या हो बराबर हो तो वो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और किस नियम के आधार पर, आर एच एस सर्वांग समता के नियम के आधार पर। तो ये सारे के सारे नियम हमारी क्लास 9th में दिए गए हैं जिस पे आधारित हमारे पास वहां पे क्वेश्चन आंसर है। तो होप्स आपकी ये समझ में आ गया होगा कि सर्वांग समता का मतलब क्या हुआ कि एक जैसी आकृतियां जो आपस में भुजा भी बराबर हों और उनके कोण भी आपस में माप में बराबर हों, तो इस प्रकार की आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है समरूप त्रिभुज। समरूप मतलब सिमिलर इंग्लिश का एक शब्द है। सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, लगभग एक जैसे दिखने वाले। तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों और संगत कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। दो भुजाएं मतलब दो त्रिभुजों के बीच में हम तुलना कर रहे हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात यदि सबका अनुपात बराबर हो, 1/2 1/2 1/2 या 1/3 कुछ भी है, या 1 1 1 कुछ भी है, और उनके कोण आपस में बराबर हो तो वो समरूप त्रिभुज कहलाएगा। और इसका यह गुणधर्म जो है समरूपता कहलाता है, सिमिलरिटी कहलाता है कि क्या क्या चीज। अब देखिए कौन कौन सी चीजें हम समरूप बोल सकते हैं कि सभी वृत्त क्या होंगे, आपस में समरूप होते हैं। सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, अर्थात छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो चाहे उससे बड़ा वृत्त हो वो सभी समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप होंगे। वर्ग हम जानते हैं स्क्वायर की बात की जा रही है, चाहे स्क्वायर 2x2x2 का हो या 3 भुजा का हो या 4 किसी भी भुजा का क्यों ना हो, वो भी आपस में समरूप होंगे क्योंकि उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, बराबर, और कोण हमेशा क्या रहेगा, 90। और सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हमने 3 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज लिया है और दूसरा 4 तो क्या होगा, 3/4 3/4 3/4 भुजाओं का अनुपात तो ये हो जाएगा, और सभी अंदर के कोण क्या होते हैं, 60। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं, क्लियर हो रहा होगा कि इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाती हैं, समरूप आकृतियां, सिमिलर आकृतियां। और समरूप का जो अर्थ होता है वो होता है आकृतियों के आकार का समान होना। आकार कहने का मतलब है यदि कोई छोटी वस्तु बनाई गई है, हम जैसे उदाहरण ले लें कि हमने एक फोटो खिंचाई और उसमें हमने एक पासपोर्ट साइज की फोटो, एक 4x6 की फोटो, एक 6x8 की फोटो खींची, तो एक ही फोटो की जब हम उन अलग अलग फोटोएं बना रहे हैं तो उनके जो आकार हैं वो एक ही अनुपात में क्या हो रहे हैं, बढ़ रही है। यदि हमारे सिर और हाथ की स्थिति छोटी फोटो में जिस अनुपात में है उसी अनुपात में हमारी सिर और हाथ की स्थिति क्या होगी, दूसरे उसमें होगी, तीसरे में भी उसी प्रकार से होगी, चौथे में भी इसी प्रकार से। तो इस प्रकार की जो आकृतियां होती हैं वो कहलाती हैं समरूप आकृतियां। अभी हम बाद में बात करेंगे कि सर्वांग सम और समरूप में क्या अंतर हुआ, परंतु यहाँ पे समरूप आपकी समझ में आ गया होगा कि जिनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर होता है और साथ साथ कोण भी, संगत कोण भी बराबर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्लियर। अब इसके भी दो प्रतिबंध हैं, जो दो नियम है, बोर्ड पेपरों में ये पूछे जाते हैं बहुत बार, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि दो प्रतिबंध कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास है कि इसके दो प्रतिबंध है। अब दो डायग्राम बनाए, आप देख सकते हैं दोनों आकार में बराबर नहीं है, पर यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या नियम होता है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो यदि इनके
संगत कोण बराबर हों। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। और दूसरा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। संगत भुजाओं का अनुपात अर्थात समानुपाती हो। कहने का मतलब है कि यदि ए बी बटे हम पी क्यू ले रहे हैं तो बी सी बटे क्यू आर और सी ए बटे आर पी, ये आपस में अनुपात में क्या होनी चाहिए, बराबर। यदि इसका मान 2/3 आता है तो इसका मान भी 2/3, इसका मान भी 2/3। यदि इसका मान 1 आता है तो इसका भी 1, इसका भी 1 आना चाहिए। तो इस प्रकार यदि इन दोनों नियमों का कोई भी त्रिभुज, दो त्रिभुज क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। और समरूप त्रिभुज के लिए हम यहाँ पे सर्वांग समता में आपने देखा था कि हमने बराबर का निशान भी था। समरूप त्रिभुज में यहाँ पे केवल एक लहराती हुई लाइन आगे की तरफ बढ़ती है और इसका भी वही नियम है कि जिस शीर्ष के बिंदु का पॉइंट नाम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरे वाले में जो उसकी जगह पे है उसी का नाम वहाँ पे लिखेंगे। अर्थात ए की जगह में यदि पी है और बी की जगह में क्यू है और सी की जगह में आर है तो हम उसी सीरीज में उसको लिखेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें भी कुछ समरूपता के नियम है। समरूपता के नियम मतलब वही जैसे हमने पहले बात की थी। अब सबसे पहले जैसे है ए समरूपता, ए मतलब एंगल 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 रूल जो है हमारे पास समरूपता का नियम। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यदि ये कोण ये कोण ये कोण दूसरे त्रिभुज के इस कोण इस कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, तो ये समरूपता कहलाएगी ए। यदि हमें किसी त्रिभुज में इस प्रकार से दिया हुआ है तो। और दूसरा है एस समरूपता, यदि पहली भुजा का अनुपात दूसरी भुजा का अनुपात तीसरी भुजा का अनुपात उनकी संगत दूसरे त्रिभुज में पहली भुजा के अनुपात दूसरे और तीसरे के साथ अनुपात क्या हो, बराबर। यदि कहने का मतलब है कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और सी ए बटे आर पी है, तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा, एस समरूपता कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। एंड अगला हमारे पास है एस समरूपता, मतलब साइड एंगल साइड। तो साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, फिर भुजा। यदि किसी त्रिभुज में संगत दो भुजाओं का अनुपात तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के अनुपात और एक कोण के क्या हो, आपस में बराबर। कहने का मतलब कि इस ए बी का पी क्यू के साथ अनुपात और बी सी का क्यू आर के साथ अनुपात जो हो वो बराबर हो और बीच का जो कोण है वो आपस में बराबर हो, तो उस स्थिति में ही क्या कहलाएगा, एस समरूपता का नियम कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा। और लास्ट है हमारे पास RHS समरूपता का नियम, वही राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। यदि किसी समकोण त्रिभुज की बात करें उसमें कर्ण, दोनों त्रिभुजों के कर्ण का अनुपात उसकी किसी एक भुजा, दोनों के किसी एक भुजा के क्या हो, अनुपात के बराबर हो, तो वो क्या कहलाएगा, RHS समरूपता कहलाएगा। तो ये समरूपता के संबंध में हो गया। अब एक चीज समझ लीजिए कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृतियों में क्या अंतर है। अब मैं जैसे इनको कहूं कि ये दोनों आकृतियां जो दिख रही हैं आपको, ये मैंने आपसे कहा कि ये दोनों के दोनों जो आपके पास दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, सर्वांगसम है। एक जैसा आकार है इनका, एक बराबर है, सब कुछ बराबर है, परंतु ये दोनों आकृतियां हमारे पास क्या है, समरूप भी हैं, क्योंकि एक जैसी भी हैं और एक ही जैसी हमें दिखाई दे रही हैं। ये हमारे पास क्या है, समरूप भी हैं। क्लियर हो रही बात। तो कहने का मतलब यहां पे वही है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इन दो डाइसों की बात करें, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये सर्वांगसम भी हैं और समरूप भी हैं। परंतु हम ये नहीं कह सभी समरूप आकृतियों को सर्वांगसम होना आवश्यक है, या हम बोल सकते हैं आवश्यक नहीं है। कोई भी सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें भुजाओं का अनुपात आपका 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है। यदि एक अनुपात है सभी भुजाओं के बीच में, अर्थात इसकी ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर जो है इनका अनुपात 1 आ रहा है, तो इस स्थिति में ये क्या होंगे, आपस में सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे। परंतु इसका यदि अनुपात 1/2 आ रहा है तो उस स्थिति में ये केवल समरूप आकृतियां होंगी। और एक और चीज, जो हमारे पास ए समरूपता का जो नियम है वो केवल समरूप आकृतियों में ही लगता है। ए का नियम सर्वांगसम में हम इस नियम का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भुजाओं के बारे में हमें क्लियर नहीं पता होता कि एक ही अनुपात में होंगे कि नहीं होंगे। तो होप सो आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है और समरूप आकृतियां क्या होती हैं, किस प्रकार से इनके बीच में भेद किया जा सकता है, क्या गुण ऐसा है जो इनको एक समान लाता है। तो होप सो आप लोगों की समझ में आया हो। यदि आपको ये वीडियो कारगर सिद्ध लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
शेयर ज़रूर करें वीडियो को, जिससे और बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। जिन बच्चों तक ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो वो बार बार इन चीज़ों को देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा पाएँ और आने वाले समय में बहुत ही अच्छे मुकाम तक पहुँच पाएँ। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ आपको आने वाले समय में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।